चाह से राह मिलती है। युक्ति युक्त बुद्धि कार्य सिद्धि का द्वार खोलती है। इतिहास गवाह है, बुद्धि बल के तले हर समस्या का समाधान संभव है। चित्त मंत्री ने सोचा, यदि मैं राजा को ऐसा कहूं कि मृगवन उद्यान में महाज्ञानी केशी श्रमण पधारे हैं, इसलिए दर्शन हेतु चलते हैं, तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए युक्ति युक्त योजना ही बनानी होगी। कुछ सोचकर राजा परदेसी से श्रमणोपासक चित्त मंत्री ने कहा, हे राजन, आपको मालूम है, चंद रोज पहले कंबोज देश के 4 घोड़े आपको उपहार में मिले थे। उनके प्रशिक्षण का कार्यभार आपने मुझे सौंपा था। अब वे घोड़े प्रशिक्षित हो गए हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ एक बार उनकी परीक्षा कर लेते हैं। यदि उन्हें बिना परीक्षण के रथ में जोता जाएगा तो वे मार्ग में कभी धोखा भी दे सकते हैं। ऐसा भी संभव है वे घोड़े अचानक अड़ जाए, सवार को गिरा दे, इसलिए कसौटी करना जरूरी है। शेष जैसा आप उचित समझे, मुझे आज्ञा प्रदान करें। राजा प्रदेशी ने चित्त महामंत्री के प्रत्येक शब्द पर गौर फरमाया। राजा चाहे नास्तिक था, किंतु वह भावुक भी था। वह मानता था, यह मेरा मंत्री, मेरा भाई, मेरा कुशल सारथी और मेरा परम हितैषी भी है। चित्त महामंत्री के हाथ में राजा प्रदेशी के राज्य शासन की बागडोर है। राजा भी यह जानता है, चित्त के बिना उसका निभाव नहीं हो सकता। राजा भले ही धार्मिक नहीं है, किंतु बुद्धिमान है। कुछ देर बाद राजा ने मंत्री से कहा, हे चित्त मंत्री, तुम दूरदर्शी होकर हर कार्य में कुशल हो। निष्प्रयोजन तुम करते नहीं और प्रयोजनभूत को छोड़ते नहीं। यही कारण है आज तक मैंने तुम्हारा एक भी प्रस्ताव नहीं ठुकराया। बात वाजिब है कि हमें घोड़ों की परीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। उसी भांति चित्त मंत्री को अपनी योजना सार्थक लगने लगी। हालांकि चित्त मंत्री योजना बनाते हुए जानता था, राजा घोड़ों का शौकीन है, इसलिए बात को टालेगा नहीं। दूसरी बात यह कि मंत्री के हाथ में घोड़ों की लगाम हो तो राजा निश्चिंत रहेगा। इस प्रकार चित्त सारथी लक्ष्य के मुताबिक घोड़ों को अब ले जा सकेगा। कहते हैं, भविष्य में जो होना है वैसा भाव पहले ही आ जाता है। इसी आधार पर शास्त्र कहते हैं, जिसे नरक में जाना हो वह पहले यहाँ नारकी बन जाता है, और जिसे मोक्ष में जाना है वह पहले यहाँ देहातीत हो जाता है। चित्त मंत्री के भीतर भी सारी रात मानो राजा प्रदेशी एवं केशी श्रमण का संवाद ही चल रहा था। सुबह होते ही राजा एवं मंत्री दोनों रथ पर सवार हो गए। चित्त सारथी ने रथ को खूब दौड़ाया, बीच में कहीं भी विश्राम नहीं लिया। घोड़ों को दौड़ते दौड़ते चित्त सारथी मृगवन उद्यान में, जहाँ केशी मुनि ठहरे थे, वहाँ से काफी आगे निकल गया। महामंत्री चित्त सारथी मृगवन उद्यान में नहीं ठहरा। यही उसकी बुद्धिमता है, कुशलता है। चाहते हुए भी उसने वहाँ अपना रथ नहीं रोका। कुछ देर बाद राजा प्रदेशी ने कहा, हे चित्त सारथी, मैं अब बहुत थक गया हूँ, इसलिए अब और आगे इस रथ को लेकर मत जाओ, क्योंकि तुम बहुत दूर निकल आए हो। मैं अब थोड़ा विश्राम चाहता हूँ, तुम रथ को वापस लौटा लो। महामंत्री चित्त ने कहा, ठीक है, मैंने अत्यंत वेग से घोड़ों को दौड़ाया था, अब मैं धीरे धीरे रथ चला रहा हूँ।
मैंने रथ वापस लौटा लिया। ये रथ अब मृगवन उद्यान के निकट खड़ा है। राजन, इस उद्यान में घने छायादार वृक्ष है, इसलिए आप इन सघन वृक्षों के तले आराम फरमा सकते हैं। आप 2 घड़ी विराम कर ले, पश्चात हम रथ पर सवार होकर महल लौटेंगे। महामंत्री चित्तसारथी अपनी योजना के मुताबिक शनै शनै वातावरण तैयार कर रहा था। जब घटना सुनिश्चित है तो कर्म प्रकृति और वाणी भी उसी के अनुसार कार्य करती है। राजा को मंत्री की बात जच गई। वह नहीं जानता था ये विश्राम उसके तमाम पापों पर विराम चिन्ह साबित होगा। सचमुच भविष्य कितना अज्ञात एवं भावना अत्यंत प्रबल है। वस्तुतः भावी महल के तले ही वर्तमान खड़ा है, जिसे कोई महाभागी ही देख पाता है। राजा प्रदेशी जैसे ही रथ से नीचे उतरा, उसकी दृष्टि मृगवन उद्यान में विराजित केशी श्रमण पर पड़ी। चित्तसारथी ने जानबूझकर रथ का ऐसा ही एंगल रखा था कि उस रथ से उतरते हुए राजा वह नज़ारा एक बार देख ले। स्मरण रहे, नज़र को बदलने का एक निमित्त नज़ारा भी है। महामंत्री ने वहाँ तक का कार्य पूरा कर दिया, मानो एक बुझे दीपक को जलते दीपक के समक्ष रख दिया हो। सत्संग के दरवाजे तक राजा प्रदेशी आ गया, किंतु जिसका मन उल्लू की भांति हो, उसे भला प्रकाश कहाँ दिखेगा। महामंत्री चित्त जानता है कार्य बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर हित भावना से किया गया प्रयास प्रबल है, जो परिणाम लेकर ही आएगा। रथ से जैसे ही राजा प्रदेशी नीचे उतरे और जब एक वृक्ष के नीचे केशी श्रमण को धर्मोपदेश देते देखा, तो वह बौखला उठा। हे चित्त, तनिक उधर देखो, ये मूर्ख कौन है? जोर जोर से ये क्या कह रहा है? हमारे बगीचे में ये क्या करने आया है? विशाल जन समूह को अपने घेरे में लेकर ये क्या कर रहा है? मुझे लगता है ये मूढ़ है एवं अनेक मूढ़ मिलकर इसकी उपासना कर रहे हैं। ये सच है, मूर्ख की पूजा मूर्ख करते हैं। अरे, ये रुंड मुंड अज्ञानी मेरे राज उद्यान में क्यों ठहरा है? ये मेरी समझ से बाहर है। यह सुनकर चित्त मंत्री तनिक भी उत्तेजित नहीं हुए। वे जानते हैं इस समय शांति की मौलिकता है। यदि उद्वेग आ गया तो जो अति महत्वपूर्ण करणीय कार्य है वह नहीं हो पाएगा। चित्त मंत्री जानता है इस समय न राजा को समझाना उचित है, न उसके समक्ष बोलना मुनासिब है, इसलिए वह मौन रहा। मंत्री के इस मौन ने राजा को अत्यंत मुखर बना दिया। राजा ने बोलते बोलते ऐसा कुछ बोल दिया जो उसके लिए आत्म कल्याण का प्रबल निमित्त बना। हे चित्त, क्या तुमने नहीं सुना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। ये कौन है? ये क्या बोल रहा है? ये आखिर में यहाँ पे क्यों आया है? हे चित्त, मुझे क्या हो रहा है? इसका तेजस्वी मुखमंडल, मनोहर हाव भाव एवं शांत मूरत मेरे मन को क्यों लुभा रही है? इसका बल मुझे प्रिय प्रतीत हो रहा है। इसके चेहरे की अद्भुत शोभा मुझे आकर्षित कर रही है। मुझे सूझ नहीं रहा कि ये मुझे क्यों मोहित कर रहा है। आखिर ये क्या खाता है? ये क्या पीता है? इसके पास ऐसा क्या है जो वह विशाल समुदाय को बांट रहा है? कौन है ये? क्यों आया है? चित्त महामंत्री ने सोचा, अब राजा जिज्ञासित हुआ है। जब लोहा गर्म हो तभी चोट कर देना चाहिए। सचमुच ज्ञानी ध्यानी महामुनि केशी स्वामी के आभा मंडल का ही यह प्रभाव है।
जो राजा को यह जानने की इच्छा हुई कि वह कौन है, याद रखना, धर्म का प्रारंभ जिज्ञासा से होता है। इसीलिए अध्यात्म में मैं कौन हूँ, इस अंतर जिज्ञासा से अध्यात्म की खोज शुरू होती है। यह सुनकर महामंत्री चित्त ने कहा, हे राजन, ये महात्मा है, मुनि है, भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य केशी श्रमण है। इनके पास बहुत ज्ञान है। ये भूत भविष्य वर्तमान की बातें बता सकते हैं। राजन, जो मुनिराज होते हैं वे शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। अपनी संयम मर्यादा एवं नियम के अनुसार वे खाते पीते हैं। वे ज्ञानी भी होते हैं, इसलिए उनके पास जाकर बैठना चाहिए। ज्ञानी संतों के दरबार में कोई भी जा सकता है। यहाँ अमीर और गरीब का कोई प्रश्न नहीं है। इनके पास जाने जैसा है। चित्त मंत्री ने जब राजा को आश्वस्त किया कि इनके पास जाने में कोई हर्ज नहीं है और ये रुष्ट भी नहीं होते हैं, तो राजा प्रदेशी निर्भीक मन से जाने को तैयार हो गया। महामंत्री चित्त ने राजा को यह भी बता दिया था कि महामुनि जीव और शरीर को अलग अलग मानते हैं। यह सुनकर राजा के कान खड़े हो गए। इसका मतलब वे मेरे विचारों के विरोधी है। राजा ने सोचा, अब तो मुझे इनसे ज़रूर मिलना है, क्योंकि इनसे बहस करने में मुझे मज़ा आएगा। चाहे ये कितने ही ज्ञानी क्यों न हो, मैं इन्हें अपना मत समझाऊंगा, फिर ये आगे 1000 लोगों को समझा देंगे। महामंत्री सोच रहे थे, यहाँ तक का मेरा कार्य पूरा हो गया। अब केशी श्रमण के धर्म उपदेश से राजा आस्तिक हो जाएगा। इस तरह चित्त मंत्री और राजा प्रदेशी दोनों महामुनि के दरबार में चले गए। चित्त मंत्री ने मर्यादा अनुसार व्यवहार किया। सविनय हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर विधि सहित 3 बार वंदन किया, मगर राजा प्रदेशी सीधा बांस की तरह ही खड़ा रहा। राजा प्रदेशी की मुख मुद्रा पर मुनि से कुछ पूछने की छटपटाहट दृष्टिगोचर हो रही थी, मगर वह तरीका नहीं जानता था। इसलिए उसने अपने ही तरीके से पूछ लिया, क्या आप ज्ञानी हो? मैंने सुना है आपके पास अतीन्द्रिय ज्ञान है और आप अन्नजीवी है। क्या ये बात सच है? यह सुनकर महामुनि केशी स्वामी ने कहा, क्या अपना गुण कोई स्वयं कहता है? आपने पूछा, क्या आप अतीन्द्रिय ज्ञानी हो और मैं कहूँ हाँ मैं ज्ञानी हूँ, तो ये तो अहंकार है। महत्वपूर्ण बात यह है, आप राजा हो तो इस बात से अवगत ही होंगे। यदि एक व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आता है, मगर वह आपके टैक्स से बचना चाहता है, वह सोचता है बिना टैक्स चुकाए ही अपना माल निकाल लूँगा, ऐसी स्थिति में आप उसे अपराधी मानेंगे या नहीं? यदि वह व्यापारी आपके राज्य में किसी से पूछता है, क्या ऐसा कोई मार्ग है जहाँ से मैं बिना टैक्स चुकाए निकल जाऊं? अर्थात वह कर भी चुकाना नहीं चाहता, ऊपर से टेढ़ा मार्ग पूछता है, तो निश्चित ही वह आपको अपराधी लगता है। इसी प्रकार मैं यह कहना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आए हो, किंतु तुमने मेरा कर नहीं चुकाया। यह मेरा साम्राज्य है, तुमने इस साम्राज्य में प्रवेश किया। मेरा टैक्स है वंदन, नमन, सत्कार, सम्मान। न तुमने टैक्स चुकाया, न अपनी बातें सीधे शब्दों में कही, अर्थात तुमने विनय पूर्वक प्रश्न नहीं पूछा। विनय शब्द से शायद तुम वाकिफ नहीं हो, इसलिए तुमने टेढ़े मार्ग से मुझे ये प्रश्न पूछा है। मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। यहाँ
आने से पूर्व भी तुम उस वृक्ष के नीचे क्या कह रहे थे वह भी मैं जानता हूँ। तुमने मुझे रुंड मुंड कहा, मूर्ख और अज्ञानी कहा है और मुझे मूढ़ भी माना है। इतना ही नहीं, तुमने ऐसा भी सोचा है ये मेरा उद्यान है और ये मूढ़ सभा जमा कर यहाँ क्यों बोल रहा है। तुम्हारे भीतर मुझे देखकर इतना रोष आया कि तुमने मुझे महामूढ़ समझा। क्या ये बात सच है? यह सुनकर राजा प्रदेशी दंग रह गया और बोला, हाँ, मैंने सारी बातें की है, किंतु आपके सामने नहीं की है। आपसे काफी दूरी पर महामंत्री चित्त के सामने मैंने ऐसा सब कहा था जिसे दूसरों ने नहीं सुना है। ऐसे लहजे में कहा है। फिर इतनी दूर बैठे आपको इन सब बातों का पता कैसे चला? इसका मतलब आप सचमुच अतीन्द्रिय ज्ञानी हो। मैं भी ज्ञान के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। यह सुनकर महामुनि केशी स्वामी ने कहा, हे राजन, ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान मुझे गुरु कृपा से प्रकट हुआ है। इसी ज्ञान से मैंने तुम्हारी बातों को जाना। मेरे पास अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान भी है। इस कारण मैंने तुम्हारी मन की बातों को भी जाना है, मगर मेरे पास अभी केवल ज्ञान नहीं है। तुमने ज्ञान के बारे में जानना चाहा तो इतना समझ लो, ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। इसलिए ज्ञान बाहर नहीं, अंदर है। ज्ञान का कार्य मात्र जानना, जानना और जानना है। इस ज्ञान गुण से आत्मा की पहचान होती है। ज्ञान की 5 अवस्थाएं होती हैं जो कर्म के क्षय एवं क्षयोपशम से प्रकट होती है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो 5 इंद्रियां और मन के निमित्त से होते हैं, किंतु अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान है और केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। महामुनि केशी श्रमण का निर्भीक उत्तर सुनकर एवं ज्ञान के संदर्भ में सारी बातें सुनकर किंचित विश्वास जागृत हुआ। उसे यह विदित हुआ कि मेरे द्वारा कठोर शब्द बोलने पर भी मुनिराज उत्तेजित नहीं हुए। ये योग्य महापुरुष है। इन्होंने सत्य बात कहने में संकोच नहीं किया। इनके जीवन में सत्य भी है, इसलिए मुझे इनके चरणों में बैठना चाहिए। राजा प्रदेशी ने पूछा, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपके चरणों में कुछ देर बैठ सकता हूँ? तब महामुनि केशी स्वामी ने कहा, राजन, ये निर्णय आपका है, क्योंकि ये उद्यान मेरा नहीं तुम्हारा है और यहाँ बैठने का निश्चय भी तुम्हें ही करना है। आप इस बगीचे में कहीं भी बैठ सकते हो। यूं भी उपवन की भूमि मेरी नहीं है, तो मैं आपको यह आज्ञा कैसे दे सकता हूँ? मैं स्वयं उद्यान पालक की आज्ञा लेकर के यहाँ ठहरा हूँ। इसलिए आपने यदि बैठना है तो स्व इच्छा से बैठ सकते हैं। इस तरह राजा प्रदेशी अपनी इच्छा से महामुनि केशी के चरणों में बैठ गए। महामंत्री चित्त भी उपकृत भाव से बैठ गए। धर्म सभा में उपस्थित सभी लोगों की उत्कंठा, उत्सुकता बढ़ गई। वस्तुतः राजा प्रदेशी के भीतर यह भाव बार बार उछल रहा है कि मैं इस महामुनि को अपने मत का समर्थक बनाऊंगा। आखिर हर व्यक्ति के भीतर अपने मत के प्रचार की भावना होती है। ऐसा नहीं कि नास्तिक विचारधारा के लोग अपने मत को फैलाना नहीं चाहते। खास बात यह है, राजा प्रदेशी को यह अहंकार भी था कि मेरे प्रश्नों का सटीक एवं प्रयोगात्मक उत्तर कोई नहीं दे सकता। राजा प्रदेशी नहीं जानता था कि आस्तिकता कभी हारती नहीं,
क्योंकि उसकी सत्ता त्रिकाल है और नास्तिकता निरस्त होने के लिए ही है। सभी को अनुभव है उजाला कभी अंधेरा नहीं बनता, किंतु अंधेरा उजाले के समक्ष नहीं टिकता।